नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। भारतीय संविधान के बिल्कुल शुरुआती पहले 51 आर्टिकल्स का सफर। इसे सिर्फ कानून की बातें मत समझिए, ये असल में एक देश को बनाने की कहानी है, वो ब्लूप्रिंट जिसने भारत की नींव रखी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये नींव रखी कैसे गई। देखिए, ये कोई सूखा कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के बनने और उसकी पूरी संरचना की कहानी है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो हमारी इस यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे भारत का नक्शा, फिर जानेंगे कि नागरिक कौन है, उसके बाद आएंगे हमारे मौलिक अधिकार और फिर राज्य के क्या लक्ष्य हैं, और आखिर में इन सब को एक साथ जोड़कर देखेंगे कि ये संविधान की आत्मा कैसे बनती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आर्टिकल्स 1 से 4 जो इस देश का मतलब हमारे देश का फिजिकल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है भारत को एक बहुत बड़ा घर मान लेना। और कोई भी घर बनाने का पहला कदम क्या होता है? उसकी जमीन और उसकी बाउंड्रीज तय करना। संविधान का पार्ट 1 ठीक यही काम करता है। और देखिए, सबसे कमाल की बात क्या है, हमारे संविधान बनाने वालों ने इस पूरी प्रोसेस को कितना आसान रखा। आर्टिकल 1 वो तो घर का नाम बताता है, इंडिया दैट इज भारत। फिर आता है आर्टिकल 2 जो कहता है कि संसद चाहे तो नए कमरे मतलब नए राज्य जोड़ सकती है। आर्टिकल 3 घर के अंदर का नक्शा बदलने की इजाजत देता है, किसी राज्य का नाम बदलना हो या उसकी बाउंड्री। और आर्टिकल 4 तो ये साफ कर देता है कि इन सब बदलावों के लिए कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, एक सिंपल कानून से काम हो जाएगा। कितना प्रैक्टिकल है ना। ठीक है, तो घर का नक्शा तो तैयार हो गया। अब अगला सवाल क्या होगा? यही कि भाई इस घर में रहेगा कौन। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल्स 5 से 11 इस बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल, यही वो सवाल था जो संविधान बनाने वालों के सामने भी था। एक बार भारत की सीमाएं तय हो गईं, तो यह तय करना बहुत जरूरी था कि इस राष्ट्रीय परिवार का सदस्य कौन होगा, मतलब यहां का नागरिक कौन कहलाएगा। संविधान बनते समय उस वक्त के हालात को देखते हुए नागरिकता के नियम बहुत साफ रखे गए थे। जो लोग भारत में रह रहे थे उन्हें नागरिक माना गया। जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए या जो पाकिस्तान जाकर वापस आ गए उनके लिए भी नियम थे। यहां तक कि विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों का भी ध्यान रखा गया। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की थी, कोई दोहरी नागरिकता नहीं। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में नागरिकता पर कोई भी कानून बनाने का आखिरी अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। चलिए अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे सच में इसका दिल कहा जाता है, हमारे मौलिक अधिकार। ये वो नियम हैं जिनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये हर नागरिक का सुरक्षा कवच है। सोचिए, जैसे एक परिवार में कुछ नियम होते हैं ताकि हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, ठीक वैसे ही हमारे मौलिक अधिकार देश के हर सदस्य को किसी भी तरह के अनफेयर ट्रीटमेंट से बचाने वाले घर के नियम हैं। ये असल में स्टेट की पावर पर एक लिमिट लगाते हैं। हमारा संविधान हमें मोटे तौर पर 6 तरह के मौलिक अधिकार देता है। और ये सिर्फ नियम नहीं है, ये वो 6 गारंटियां हैं जो हर नागरिक के सम्मान और विकास की नींव हैं। आइए एक एक कर इन्हें देखते हैं। तो ये हैं वो 6 अधिकार। पहला, समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बोलने से लेकर अपनी जिंदगी जीने तक की आजादी है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी भाषा संस्कृति को बचाने का अधिकार, और आखिर में जो शायद सबसे जरूरी है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये हमें पावर देता है कि अगर हमारे बाकी अधिकार छीने जाएं तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। और की अहमियत को समझते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कुछ ऐसे ही नहीं, संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। सोचिए जरा, क्यों? क्योंकि यही वो मास्टर चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के ताले खोलती है। अगर ये चाबी ना हो तो बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे अच्छे अच्छे शब्द बनकर रह जाएंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास घर का नक्शा है, परिवार के सदस्य भी तय हो गए और घर के पक्के नियम भी बन गए। लेकिन कोई भी अच्छा परिवार सिर्फ नियमों से नहीं चलता, है ना? उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो चलिए संविधान के पार्ट 4 में जो हमें इन्हीं महत्वाकांक्षाओं का रास्ता दिखाता है। और ये महत्वाकांक्षाएं हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये वो साझा मूल्य हैं, वो लक्ष्य हैं जिन्हें देश को पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक बेहतर भविष्य का गाइडेंस है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे संविधान के डिजाइन की खूबसूरती है।
देखिए, मौलिक अधिकार तो कोर्ट में लागू कराए जा सकते हैं। ये बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती। दूसरी तरफ निर्देशक तत्व कोर्ट में लागू नहीं होते, लेकिन वो सरकार को एक रास्ता दिखाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपस की तरह काम करते हैं। और ये लक्ष्य क्या हैं? ये एक प्रगतिशील देश का सपना दिखाते हैं, जहां सामाजिक आर्थिक न्याय हो, जहां समान काम के लिए समान वेतन मिले, जहां पर्यावरण की रक्षा हो और भारत दुनिया में शांति को बढ़ावा दे। ये वो आदर्श हैं जिनकी तरफ देश को हमेशा बढ़ते रहना है। तो इस तरह हमने अपने राष्ट्र के ब्लूप्रिंट के सारे जरूरी टुकड़ों को एक एक करके देख लिया है और अब हमारे सामने एक पूरी तस्वीर साफ हो रही है। अगर संक्षेप में कहें तो इन्हीं पहले 51 आर्टिकल्स में हमारे संविधान की असली आत्मा बसती है। आर्टिकल्स 1 से 4 ने भारत का नक्शा बनाया, 5 से 11 ने बताया कि नागरिक कौन है, 12 से 35 ने हमें हमारे मौलिक अधिकार दिए और 36 से 51 ने देश के लिए लक्ष्य तय किए। एक राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट। और ये सब समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए 51 आर्टिकल्स, ये फाउंडेशनल बातें आज भी हमारी जिंदगी को, हमारे समाज को, हमारी राजनीति को कैसे गाइड कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही, बल्कि शायद आज और भी ज्यादा जरूरी है।